Good morning, all of you. Respected Deputy Commissioner Sir, Regional Office Bhopal, Navodaya Vidyalaya Samiti. Respected Assistant Commissioner Sir, Madam, and all Principal Sir and Madam of Regional Office Bhopal. क्लास 10th बायोलॉजी में जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हम स्टडी करना शुरू कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो किन्हीं कारणों से इस वर्ष थोड़े से सही मार्क्स नहीं ला पाए, लेकिन उनमें क्षमताएं तो हैं क्योंकि वो नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी हैं, लेकिन कोई कारण रहा होगा जिसके कारण वो मार्क्स नहीं ला पाए थे। तो उनको पढ़ाने के लिए और हम आशा करते हैं कि वो ध्यान लगाकर पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर 10th क्लास पास करेंगे। तो हम एक नज़र सिलेबस पर डालते हैं। इसमें टोटल 2 यूनिट हैं, एक आपकी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है और दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज की है। तो दोनों यूनिटों को हमने 23 और 7 30 नंबर का टोटल बायोलॉजी का पोर्शन है। यदि बच्चा अच्छे से ये जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा आगे पढ़ाऊँगा अच्छे से उनको ऑब्ज़र्व करेगा तो एक ही बार में वो कम से कम 30 में से 25 से ऊपर मार्क्स ले आएगा। तो आशा है कि हम लोग इस कार्य में सफल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में क्या है थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं न्यूट्रिशंस के, जिसमें ये बताया जाएगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, जीव जंतु अपना भोजन पौधों से कैसे लेते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन से हमको ऊर्जा मिलती है जिससे हम कोई भी काम करते हैं। 2 प्रकार का होता है, यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा और ऑक्सीजन के एब्सेंस में है तो एनारोबिक रहेगा। ये शरीर के अंदर भी होता है, एनारोबिक भी और एरोबिक, और एनारोबिक के द्वारा जो लैक्टिक एसिड बनता है उससे हमारी मसल्स क्रैम्प करती हैं। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें फर्मेंटेशन। देखिए तीनों ही जगह ग्लूकोज जो है उसका बर्निंग हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब होता है तो हमको बहुत अधिक एनर्जी मिलती है, लगभग 38 ATP, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है चाहे वो एनारोबिक हो या फर्मेंटेशन हमको बहुत कम मात्रा में एनर्जी मिल पाती है जो कि लगभग 2 ATP के बराबर होती है। हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स में हार्ट, लिम्फ, आर्टरी, वेसल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, लीवर और किडनी उसमें क्या रोल प्ले करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में भी क्या होता है एक्सक्रीशन और उसमें कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन। तो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, संसार में बचाए रखने के लिए जीव जंतु पेड़ पौधे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बार बार प्रोडक्शन करते हैं अपने ही समान जीव जंतुओं का। इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जहाँ केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, वहीं सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स नर और मादा यानी मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फ्यूजन किस प्रकार से होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा और डिलीवरी तक का पूरा इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जिसमें एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, गैमीट फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा और नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग कि परिवार, छोटा परिवार रखने के कौन कौन से उपाय हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। सेफ सेक्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि HIV और एड्स जैसी बीमारियों से बचने के लिए हमें किस प्रकार के उपाय करना चाहिए। इसके बाद वुमन हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी किस तरह से वुमेन्स हेल्थ प्रभावित होती है और उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी यूनिट का पहला जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से किस तरह से इंट्रैक्शन करते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या क्या हैं, इश्यूज़ क्या क्या हैं। इसमें पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप का एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है,
पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या रोल है, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं ताकि हमारा ओजोन जो है वो सुरक्षित रहे। वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 3R मेथड, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, किस तरह से काम करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में। इसमें बताया जाएगा कि किस तरह के जो हमारे फूड मटेरियल हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, जिनका बैक्टीरिया और वायरस और फंगस के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और प्लास्टिक, पॉलीथीन, पाउच, ग्लास, ये सब जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं जो वातावरण में आसानी से नष्ट नहीं होते और लंबे समय तक वातावरण में प्रदूषण का कारण बनते हैं। दूसरी यूनिट का जो सेकंड पोर्शन है वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं, हमें इनका उपयोग भी करना है और इनको समाप्त होने से भी बचाना है। फॉरेस्ट क्या है और वाइल्ड लाइफ क्या है, इनके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या काम है और हमारे लोकल जो सोशल फॉरेस्ट्री है जो वर्कर हैं उनका क्या काम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल के बारे में, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्स फ्यूल हैं और रिन्यूएबल नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी जगह हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोल पेट्रोलियम का कंजर्वेशन करें। फिर हम पढ़ेंगे कि पीपुल्स का पार्टिसिपेशन नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन में किस तरह से होता है, किस तरह से लोग मिलकर एक दूसरे के साथ साझा संस्कृति के द्वारा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को रक्षा करते हैं और अपना स्वयं का और अपने भविष्य का जो है उचित रूप से उनके पोषण कर सकते हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिग डैम, बड़े बड़े बांध क्यों बनाए जाते हैं, जिनमें मछली पालन हो सकता है, विद्युत उत्पादन हो सकता है और नहरों के द्वारा सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाकर हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनके डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि इनसे बहुत अधिक मात्रा में गाद इकट्ठा हो जाती है, भूकंप का कारण बनते हैं और हमने ये देखा है कि बड़े बांधों के द्वारा बहुत अधिक जो है विस्थापन होता है, पर्याप्त मात्रा में विस्थापित लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता, जिससे एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव ये है कि बड़े डैम की जगह छोटे छोटे डैम बनाए जाएँ जहाँ पर पानी रोक दिया जाए, जिससे कि भूजल स्तर भी बढ़े, प्लस थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये जब पानी रुका रहेगा तो पानी का जो है वो संकट जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के हर खेत को एक तालाब की शक्ल दी जाए और उनकी मेड़ बनाने का काम किया जाए, ताकि बारिश का जो भी पानी है खेतों से बहकर वापस नदी नाले और समुद्र में ना पहुँच जाए, बल्कि भूजल स्तर को बढ़ाए। प्लस हर घर के अंदर एक सूखा गड्ढा होना चाहिए, जिससे कि बारिश का पानी आसानी से भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करे। और इसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो आज हम केवल इतना बताएंगे आपको, दोनों यूनिट 23 और 7 30 नंबर की हैं। आप एक एक टॉपिक को आप ध्यान से भी पढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ठीक है, थैंक यू।